हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं JKSSB FA के अकाउंटेंसी के MCQs। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। कोशिश करना कि आपके 28 प्लस आएँ, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है और सुनना है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एजर्शन रीज़न का है। एजर्शन आपको दी है, इफ़ द फर्म रिवैल्यू इट्स एसेट प्रॉफिट में अपीयर हायर। क्या मतलब हुआ इसका कि जब कोई फर्म अपनी एसेट की रिवैल्यूएशन करती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी की, तो एसेट की बुक वैल्यू बढ़ जाती है। सो रिवैल्यूएशन एक रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बनता है। ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में डेप्रिसिएशन हायर वैल्यू पर चार्ज हो सकता है या एसेट बेचने पर बुक प्रॉफिट ज़्यादा दिख सकता है। सो इसीलिए इस स्टेटमेंट में यूज़ किया है मे अपीयर हायर। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि प्रॉफिट दिख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो। इसीलिए आपकी एजर्शन जो है ये बिल्कुल सही है। अब रीज़न को देखते हैं। रीज़न बोल रहा है रिवैल्यूएशन इंक्रीजेज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट विदाउट कैश इनफ्लो। इसका मतलब रिवैल्यूएशन सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री है, कोई कैश नहीं आता, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। सो ये स्टेटमेंट जो है फैक्चुअली सही है, इसलिए रीज़न भी आपका सही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो, रीज़न ये कह रहा है कि एसेट की बुक वैल्यू बढ़ती है, कैश नहीं आता। एजर्शन कह रहा है प्रॉफिट में अपीयर हायर। अब लेकिन ध्यान दो, एसेट की बुक वैल्यू बढ़ने से डायरेक्टली P&L प्रॉफिट नहीं बढ़ता। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होता है, इसे रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं माना जाता। सो प्रॉफिट हायर दिखने के पीछे वजह होता है कैपिटल रिजर्व क्रिएशन, बुक प्रॉफिट ऑन सेल या प्रेजेंटेशन इफेक्ट। इसीलिए रीज़न एजर्शन का पूरा कारण एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीज़न सिर्फ रिवैल्यूएशन का इफ़ेक्ट बता रहा है, लेकिन प्रॉफिट हायर क्यों दिखता है ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए फाइनल कंक्लूजन यही है कि एजर्शन रीज़न दोनों सही तो हैं, बट वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए सही आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है, A firm issues 10% debenture at a discount of 5% for cash. Which of the following is true? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ते हैं। इन्होंने बोला अ फर्म इशू 10% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश। यहाँ पे 3 वर्ड्स आए बड़े इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका डिबेंचर जो है वो इशू हो रहा है और 5% डिस्काउंट पर हो रहा है, और किसके लिए हो रहा है, फॉर कैश हो रहा है, ठीक है। तो डिबेंचर्स का एक बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो, 2 मिनट में आपको समझाती हूँ। डिबेंचर का फेस वैल्यू मतलब वो अमाउंट है जो डिबेंचर होल्डर को मेच्योरिटी पे मिलती है। इंटरेस्ट इसी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पर वो फेस वैल्यू क्या है उसकी, 10%। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, ये 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है और 10% डिबेंचर है, तो इसका मतलब उस पर इंटरेस्ट पर ईयर कितना मिलेगा, 10 रुपये का इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा, ठीक है। अब इन्होंने आगे ऐड किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो फिर डिस्काउंट का मतलब होता है कंपनी डिबेंचर को फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू करती है, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया फेस वैल्यू 100 रुपये की है, डिस्काउंट 5% है, तो इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 95 रुपीज़ का। तो कंपनी को 95 कैश में मिलता है, लेकिन मेच्योरिटी पर उसको 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इन लोगों ने यहाँ पे बोली थी कि ये सब तामझाम कैसे हुआ, फॉर कैश, इट वॉज इशूड फॉर कैश। तो इसका मतलब डिबेंचर इशू करके कैश एक्चुअल में आपको रिसीव हुआ है। सो ये कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, जैसे मान लो शेयर के बदले मशीन खरीदी, वो नहीं, आपको कैश मिला है, ठीक है। तो आपको यही पूछा है कि इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब ऑप्शन ए में इन्होंने बोला कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू 100 थी और कैश कितना रिसीव हुआ, 95। तो डिस्काउंट की वजह से कैश फेस वैल्यू से कम मिलता है, ठीक है।
अब ऑप्शन बी में बोला कैश इनफ्लो इज़ लेस देन फेस वैल्यू, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पर इशू होने का यही कोर मीनिंग होता है, कंपनी को कम कैश मिलता है लेकिन लायबिलिटी उसकी पूरी फेस वैल्यू की होती है। ठीक है, इसलिए सही आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं अ कंपनी स्पेंट 50,000 ऑन एडवर्टीजिंग फॉर अ प्रोडक्ट लॉन्च एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट सेल्स ओवर 5 years, हाउ शुड दिस एक्सपेंडिचर बी ट्रीटेड। अब देखो, अब ज़रा इन पैरा को समझो, इसमें भी 3 बड़ी क्रूशियल बातें आपको बोली हुई हैं। सबसे पहला, आपका ये कौन सा खर्चा है, ये आपका है एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। ठीक है, अब खर्चा इसने कितना अमाउंट का किया, 50,000 का। तो 50,000 इज़ नॉट अ छोटी अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट है ये। और इसका बेनिफिट कब तक मिल रहा है, लगभग 5 साल तक। ठीक है, अब आप ये देखो, एडवर्टीजिंग एक्सपेंडिचर का जर्नल रूल क्या होता है। नॉर्मली एडवर्टीजिंग एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं होती और ये डे टू डे बिजनेस प्रमोशन होता है। लेकिन एग्ज़ाम में हमेशा नॉर्मली तो नहीं पूछा जाएगा बल्कि एक्सेप्शनली पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक लाइन इन लोगों ने जोड़ के इस नॉर्मल केस को एक्सेप्शनल केस बना दिया कि बेनिफिट जो है इसका वो है ओवर 5 years। सो ये लाइन आपकी गेम चेंजर है। अकाउंटिंग का बेसिक रूल याद रखना, इफ़ एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड देन इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ tangible asset, it may be treated as deferred revenue expenditure। ठीक है, सो यहाँ पर एसेट नहीं बन रहा है बट बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, इसलिए पूरे 50,000 को हम एक ही साल P&L में चार्ज कर देंगे तो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल वॉयलेट होगा। ठीक है, इसीलिए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं। पहला बोला इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये गलत है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट होता है, या अर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो परमानेंटली इंक्रीज़ हो जाती है। एडवर्टीजमेंट से ऐसा कोई आइडेंटिफिएबल एसेट नहीं बनता, सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आपको बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एग्जाम वाइज गलत है क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में होता है और यहाँ बेनिफिट आपको क्लियरली बोला हुआ है 5 साल का है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर रहेगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये हैवी एडवर्टीजिंग है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, मल्टीपल ईयर्स में बेनिफिट स्प्रेड होगा, इसीलिए 50,000 को 5 ईयर्स में इक्वली राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एजर्शन आपको बोल रहे हैं अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आर शोन इन नोट्स टू अकाउंट ओनली। बिल्कुल, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट लाइक गारंटी गिवन या बिल डिस्काउंटेड वगैरह। ठीक है, तो एजर्शन में आपको ये बोला है कि इट इज़ शोन इन नोट्स टू अकाउंट ओनली, तो बिल्कुल सही है क्योंकि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नॉट अ प्रेजेंट लायबिलिटी, अमाउंट अनसर्टेन है, इवेंट अनसर्टेन है, इसलिए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओनली डिस्क्लोज करते हैं नोट्स में जाके। सो एजर्शन आपकी बिल्कुल सही है। अब रीज़न को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। रीज़न बोल रहे हैं दे डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। एग्जैक्टली, ये भी 100% सही है क्योंकि जब तक फ्यूचर इवेंट अकर नहीं होती लायबिलिटी कंफर्म नहीं होगी। ठीक है, तो आपका रीज़न जो है वो भी बिल्कुल सही है और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है सही से, तो सही आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पूछ रहे हैं इफ़ अ बिजनेस पेज 1 लाख फॉर अ मशीनरी इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 5,000, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस। देखो, मशीनरी परचेज का अकाउंटिंग रूल क्या होता है, आपको अकाउंटिंग का गोल्डन रूल याद रखना है कि ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट टू वर्किंग कंडीशन एंड टू इट्स इंटेंडेड यूज़ आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें शामिल होता है परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो इंस्टॉलेशन चार्जेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कि मशीन बिना इंस्टॉलेशन के यूज़ होने के लायक है ही नहीं,
इंस्टॉलेशन चार्जेस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, एसेट की यूज़फुल लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए ये डे टू डे एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, अब ज़रा ऑप्शंस को हम लोग एनालाइज करते हैं। ए में बोल रहे हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये गलत है क्योंकि रेगुलर बिजनेस एक्सपेंस होता है ये और सेम ईयर में बेनिफिट उसका मिलता है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज जो है एसेट एक्विजिशन से जुड़ी हुई होती है। अब ऑप्शन नंबर बी में आपको बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्ज एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, मशीनरी अकाउंट में ऐड होते हैं और डेप्रिसिएशन इसी टोटल कॉस्ट पे चार्ज होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन 6 में आपको एजर्शन दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूसेस प्रॉफिट। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कंसेप्ट क्या कहता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब एन एस्टिमेटेड अमाउंट सेट असाइड टू कवर पॉसिबल लॉस फ्रॉम बैड डेट इन फ्यूचर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि इट इज़ चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, अब असर्शन में आपको ये बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोविजन बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया जाता है, तो P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या बोल रहा है, इट इज़ क्रिएटेड फॉर एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस, तो ये भी सही है क्योंकि डाउटफुल डेट फ्यूचर पॉसिबल लॉसेज हैं। एग्जैक्ट अमाउंट हमें अननोन है, इसलिए एस्टिमेट के आधार पे हम प्रोविज़न बना लेते हैं। तो अब दूसरी बात ये आती है, तीसरी बात ये आती है कि क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो देखो प्रॉफिट क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि फ्यूचर लॉस को करंट प्रॉफिट में एडजस्ट किया जाता है। सो रीज़न यही बात कर रहा है, इसलिए ये रीज़न जो है ये असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन में ना आप एक बार ध्यान रखना, एग्ज़ाम में कई बार हमें असर्शन और रीज़न दोनों सही मिलते हैं, बट रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो जाता है। पर हम सिर्फ इतना देख के कि दोनों लाइनें सही हैं और हम ऑप्शन ए टिक कर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने थोड़ा केयरफुली रहना है। नाउ क्वेश्चन 7 इज आस्किंग ड्यूरिंग लिक्विडेशन अ क्रेडिटर होल्डिंग 50,000 क्लेम अग्रीज टू टेक 40,000, दिस लॉस इज ट्रीटेड एज वॉट। देखो सिचुएशन को समझो, फर्म आपकी लिक्विडेशन में है, क्रेडिटर का क्लेम कितना है 50,000 है, एक्चुअल पेमेंट कितनी कर रहे हो आप 40,000 कर रहे हो, कितना डिफरेंस रह गया 10,000। 10,000 क्या है, इट इज़ अ लॉस टू क्रेडिटर एंड गेन टू फर्म। लेकिन अकाउंटिंग एग्जाम में हमेशा पूछता है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो क्योंकि ये लिक्विडेशन का नेचर है, लिक्विडेशन में क्या होता है बिजनेस परमानेंटली क्लोज हो रहा होता है और नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी ख़त्म हो रही होती है, तो सारी एडजस्टमेंट कैपिटल नेचर की होती है ना। तो अब आप ये देखो ये जो लॉस या गेन जो भी है तो वो किस नेचर का होगा। देखो क्रेडिटर के सेक्रीफाइस से फर्म को फ़ायदा हुआ यहाँ पर, तो ये देखो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन का भी हिस्सा नहीं है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसलिए रिवेन्यू आइटम नहीं हो सकता है। तो इसलिए सही आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा कैपिटल लॉस। क्यों, क्योंकि लिक्विडेशन की एडजस्टमेंट है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है और फर्म की कैपिटल पोजीशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए आपका सही आंसर रहेगा कैपिटल लॉस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, अ बिजनेस पेड 10,000 टू एन एम्प्लॉई इन एडवांस फॉर सर्विसेज टू बी रेंडर्ड नेक्स्ट ईयर, इसको अकाउंट में कैसे ट्रीट करोगे। देखो इन्होंने बोला पेमेंट कैसे हुई है, इट इज़ पेड इन एडवांस और सर्विस कब रेंडर करनी है आपने नेक्स्ट ईयर में। सो अकाउंटिंग का रूल कहता है एक्सपेंसेस पेड बट बेनिफिट फ्यूचर पीरियड में मिले तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज योर एसेट। अब अक्रूवल और मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्सपेंस उसी पीरियड में चार्ज होना चाहिए जिसमें बेनिफिट मिला होता है, तो यहाँ पर पेमेंट अभी हुआ, बेनिफिट अगले साल मिलेगा, इसलिए करेंट ईयर में इसे हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये हम क्या मानेंगे इसे प्रीपेड एक्सपेंस एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि एडवांस पेमेंट की फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा और बैलेंस शीट में हम इसे एसेट के रूप में दिखा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन आपको बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ रेवेन्यू लॉसेस। देखो
सबसे पहले आप कैपिटल रिजर्व का नेचर समझो। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट अराइज फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह वगैरह। इट इज़ नॉट अर्नड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। तो एजर्शन आपको बोल रहा है कि कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ रेवेन्यू लॉस। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू लॉस तो बिजनेस लॉस होता है, कैपिटल रिजर्व नॉन बिजनेस प्रॉफिट है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि कैपिटल प्रॉफिट शुड नॉट बी यूज टू एब्जॉर्ब रेवेन्यू लॉसेस, ठीक है। अब रीज़न को एनालाइज करते हैं। ये बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व अराइजेस फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट नॉट बिजनेस प्रॉफिट। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एजर्शन कह रहा है कि कैन नॉट यूज़ कैपिटल रिजर्व फॉर रेवेन्यू लॉस। रीज़न बता रहा है बिकॉज सोर्स ही डिफरेंट है। तो यही तो एक्सप्लेनेशन है। सो रीज़न एजर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, और फाइनल आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है? A company purchased machinery on 1 January 2025 for 2 lakh and spent 20,000 on erection. अब 31 दिसंबर 2025 में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन 10% चार्ज होगा। अब आपको बता रहे हैं, पूछ रहे हैं ये कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्शन कॉस्ट क्या होगी, आपने ये बताना है। तो सबसे पहले इरेक्शन चार्जेस का अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है वो सुनो। अकाउंटिंग का रूल कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग अ फिक्स्ड एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड कैपिटलाइज्ड। सो इरेक्शन चार्जेस क्या होते हैं? मशीन को यूजेबल बनाने के लिए होते हैं, डायरेक्टली एसेट एक्विजिशन से रिलेटेड होते हैं। विदाउट इरेक्शन मशीनरी ऑपरेट नहीं कर सकती। सो टोटल कॉस्ट जब मशीनरी की आपने निकालनी है तो आपने क्या करना है, जो उसका 2 लाख का परचेज प्राइस है, ठीक है, और जो 20,000 के इरेक्शन चार्जेस हैं, इन दोनों को कैपिटलाइज करना है, 2,20,000 पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपकी बात आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है? डेप्रिसिएशन हमेशा कैपिटलाइज्ड वैल्यू पर चार्ज होता है। तो अब आप जो 10% का डेप्रिसिएशन है, वो जो इन दोनों का सम्मेशन आया 2,20,000, उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इरेक्शन चार्जेस भी एसेट का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। तो इसलिए गिवन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन आपके पास रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटलाइज एंड इंक्लूड इन डेप्रिसिएशन, ठीक है। याद रखना कि ऑल कॉस्ट टू मेक एसेट यूजेबल, वो सारी हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाती है? कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हमें एजर्शन दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का नेचर क्या है? फिक्स्ड एसेट की सेल एक नॉन रूटीन एक्टिविटी है, और आपको उस सेल पे लॉस हो गया तो ये कैपिटल लॉस है। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल लॉस होते हुए भी P&L में क्यों जाता है? देखो, एजर्शन को एनालाइज करो, है तो एजर्शन आपकी सही है ये, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ट्रेडिंग लॉस नहीं है, बट इट इज़ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस शोज ऑल लॉसेज एक्सेप्ट दोज एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। सो ये आपका तो सही हो गया। रीज़न बोल रहा है इट इज़ अ कैपिटल लॉस, रीज़न भी आपका सही है, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ अ कैपिटल लॉस। अब मुद्दा आता है कि क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो देयर इज़ अ बिग नो। रीज़न सिर्फ नेचर बता रहा है कैपिटल लॉस है, ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि कैपिटल लॉस होते हुए भी P&L में क्यों जाता है। इसीलिए नो डाउट बोथ ऑफ देम आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग, ये पूछ रहा है आपको, इन अ पार्टनरशिप फर्म goodwill is brought in by a new partner at 1 lakh. The capital account of old partner account is credited because, ज़रा सिचुएशन को समझिए। न्यू पार्टनर्स ज्वाइन कर रहे हैं फर्म को, और वो क्या कर रहे हैं, वो आपको 1 लाख रुपए की गुडविल दे रहे हैं। अब गुडविल क्या होती है? रेप्यूटेशन और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। तो ओल्ड पार्टनर क्रिएटेड दिस गुडविल। सो गुडविल क्या है? इट इज़ नॉट अर्नड फ्रॉम डेली बिजनेस, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम, नॉट अ ट्रेडिंग इनकम।
इट रिप्रेजेंट्स अ कैपिटल वैल्यू, देयरफॉर गुडविल अमाउंट इज कैपिटल इन नेचर। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया जाएगा? क्योंकि दे सैक्रिफाइस्ड फ्यूचर प्रॉफिट, दे बिल्ट फर्म्स रेप्यूटेशन, सो गुडविल कॉम्पनसेशन उन्हीं को मिलेगी, पुराने पार्टनर्स को। ठीक है, इसलिए सही आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। गुडविल ब्रॉट इन इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट, देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें पूछ रहे हैं, एजर्शन दिया है आपको, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब देखो, शेयर प्रीमियम क्या होता है? फेस वैल्यू से ऊपर की जो अमाउंट मिली है, मतलब अगर 10 रुपये का शेयर आपने 12 रुपये में इशू कर दिया तो जो 2 रुपया है वो आपकी शेयर प्रीमियम कंसीडर की जाती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग शेयर प्रीमियम कैपिटल नेचर का होता है और इसे फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो शेयर प्रीमियम को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर प्रीमियम को यूज़ किया जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिबेंचर। इसलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए ये अलाउड है। सो अब एजर्शन आपका अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही हो गया। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब हम रीज़न को देखते हैं। रीज़न बोल रहा है शेयर प्रीमियम इज़ कैपिटल नेचर, तो येस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, शेयर प्रीमियम जो है ये कैपिटल रिजर्व होता है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं उनकी सही हो रही है कि नहीं। तो देखो, यहाँ पर एक ट्रैप है। रीज़न सिर्फ ये बता रहा है कि शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों राइट ऑफ किए जा सकते हैं। सो एक्सप्लेनेशन का रियल बेस जो है वो कंपनीज एक्ट की परमिशन है, सिर्फ कैपिटल रिजर्व होना एक रीज़न नहीं है। सो ये उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर सही है दोनों स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्किंग, अ फर्म परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 10 lakh, पेइंग 1 lakh एज लीगल फी एंड 50,000 फॉर रेनोवेशन। टोटल कॉस्ट बिल्डिंग की क्या होगी? देखो, फिक्स्ड एसेट्स का रूल क्या कहलाता है? अकाउंटिंग रूल कि ऑल एक्सपेंसेस इनकर टू एक्वायर द एसेट एंड ब्रिंगिंग इट टू यूजेबल कंडीशन आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब तो आपको ये लाइन याद होगी। अब लीगल फीस का ट्रीटमेंट क्या होता है? लीगल फीस क्या है? दे आर नेसेसरी टू एक्वायर द ओनरशिप एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज, सो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब रेनोवेशन चार्जेस का ट्रीटमेंट क्या होगा? रेनोवेशन it improves the condition of building and makes it usable, so it also should be capitalized. So जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करोगे तो आप परचेज प्राइस, लीगल फीस, रेनोवेशन, इन तीनों अमाउंट को आप ऐड कर दोगे तो बिल्डिंग की, ये देखो 10 लाख, 1 लाख और 50,000, इन तीनों को इंक्लूड करके आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 11,50,000। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 15th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, असर्शन दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस इज शोन अंडर एसेट। अब देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस का कंसेप्ट एक बार समझ लो पहले। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इट कवर्स द इट कवरेजेस द, इट इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर पीरियड, है ना, और दीज एक्सपेंसेस आर पेड एंड द बेनिफिट इज़ येट टू कम, सो योर असर्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? इट इज़ एन एसेट। अब रीज़न आपको क्या बोल रहा है? इट रिप्रेजेंट्स फ्यूचर बेनिफिट। तो एसेट की ये आपको डेफिनेशन दे रहा है बिल्कुल, इट इज़ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना। तो रीज़न आपका डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि वाई इट इज़ एन एसेट। तो ये एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें पूछ रहे हैं, A company issues 1 lakh equity share of 10 rupees each at 12 rupees. So cash received is, ये देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, शेयर इशू का आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। 10 रुपये क्या कहलाई जाएगी? 10 रुपये कहलाई जाएगी फेस वैल्यू, 12 रुपये कहलाई जाएगी इशू प्राइस। शेयर कितने इशू किए आपने? 1 लाख। आप कितना कैश रिसीव होगा आपने ये कैलकुलेट करने के लिए इस 1 लाख को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे।
क्योंकि इशू प्राइस आपका 12 है। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास 12 लाख रहेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, एजर्शन है गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनरशिप ओनली व्हेन इट इज़ परचेस्ड। अब आप देखो गुडविल का नेचर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स रेपुटेशन, लॉयल्टी, अर्निंग कैपेसिटी। अब इनिशियली इंटरनली जो जनरेटेड गुडविल होती है, इट इज़ क्रिएटेड ओवर द टाइम, देयर इज़ नो आइडेंटिफिएबल कॉस्ट इन दैट एंड द वैल्यू इज़ यूजुअली अनसर्टेन, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब ये देखो आप, परचेज गुडविल क्या होती है, इसका पेड प्राइस पता होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इसका वैल्यूएशन, और हम इसे बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अब देखो रीज़न आपको क्या बोल रहा है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉर्डेड। तो येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, और ये इसको एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रही है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये हमें पूछ रहा है, अ फर्म परचेज्ड गुड्स वर्थ 50,000 बट रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5,000 फ्रॉम द सप्लायर। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो आपने बतानी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिस्काउंट किस टाइप का है। स्टेटमेंट ने कहा फर्म परचेज गुड्स वर्थ 50,000 के गुड्स परचेज किए, पर आपको 5,000 का डिस्काउंट मिला है सप्लायर से। अब सप्लायर ने डिस्काउंट क्यों दिया, सोचो, क्वांटिटी डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, या प्राइस रिडक्शन दिया। यहाँ कैश डिस्काउंट तो नहीं लिखा और पेमेंट टाइमिंग की कोई बात भी नहीं कही। तो ऐसी सिचुएशन में हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। ठीक है, और हमें तो ये पता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज़ नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स, है ना। तो इससे क्या होगा, परचेज अकाउंट में नेट अमाउंट जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम नहीं खोलेंगे, और डिस्काउंट अलाउड तो बिल्कुल भी नहीं। तो ओरिजिनल प्राइस जो थी वो आपकी 50,000 थी, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 5,000 हो गया, नेट परचेज वैल्यू कितनी रहेगी, 45,000। तो इसलिए परचेज़ की एंट्री तो हमें पता है, परचेज अकाउंट कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगी 45,000। तो सही ऑप्शन आपके पास जो है, सही ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ रही है ना, परचेज 45,000 और कैश बैंक 45,000 के साथ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको पूछ रहे हैं, असर्शन में बोला है रेवेन्यू प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सो ये क्वेश्चन डिविडेंड कंसेप्ट की बैकबोन है। असर्शन कह रही है क्या, रेवेन्यू प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ये बिल्कुल सही है। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कमाया गया प्रॉफिट, सेल, सर्विस, रूटीन इनकम से। अब रीज़न देखो, कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ये भी सही है जनरली। अब लिंक समझो, डिविडेंड का मतलब क्या है, ओनर को बिजनेस के अर्नड प्रॉफिट देना। अब रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं, ये रियलाइज्ड होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन से आते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए फ्री होते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट्स कहाँ से आते हैं, एसेट को बेच कर आते हैं, या रिवैल्यूएशन से आते हैं, या फिर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। इन्हें डिविडेंड में देना अनसेफ होता है, इसीलिए रेवेन्यू प्रॉफिट ही डिविडेंड के लिए सेफ सोर्स है। और ये रीज़न एजर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपके पास। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ कंपनी अर्नड 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, द प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज। अब देखो ये बहुत साफ कंसेप्ट है, लेकिन गलती हो जाती है इसमें। क्या, प्रॉफिट आया फिक्स्ड एसेट की सेल से। अब रूल कहता है कि फिक्स्ड एसेट कैपिटल आइटम है, तो इससे होने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसेट सेल रूटीन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है, वन टाइम ट्रांजैक्शन है, कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी ऑप्शन सी में देखो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये क्यों नहीं मानेंगे हम इसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है रेयर, एबनॉर्मल, या आउटसाइड कंट्रोल। तो एसेट की सेल तो बिजनेस डिसीजन से होती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला, ये क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट कभी डेफर्ड नहीं होता है। तो सही आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, नाउ 21 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इग्नोर्स करंट वैल्यू,
इग्नोर इन्फ्लेशन, इग्नोर डेप्रिसिएशन, रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब कौन सा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का लिमिटेशन नहीं है, आपने ये बताना है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द परचेज प्राइस। अब इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं? करंट वैल्यू इग्नोर करता है, इन्फ्लेशन इग्नोर करता है, मार्केट रियलिटी नहीं दिखाता है। लेकिन रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव होना इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये एक एडवांटेज है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ना वेरीफिएबल होती है, एविडेंस बेस्ड होती है, मैनिपुलेशन कम होती है। इसलिए ए और बी जो हैं ये तो इसके ए बी जो है लिमिटेशन है, डी जो है ये इसका स्ट्रेंथ है, लिमिटेशन नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। एजर्शन आपको दी है अक्रूड इनकम इज़ शोन एज एसेट। अब देखो अक्रूड इनकम का मतलब समझ लो तो क्वेश्चन अपने आप पता लग जाएगा। अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न्ड, कैश नॉट रिसीव्ड, जैसे कि इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव, या रेंट ड्यू बट नॉट कलेक्टेड। अब एजर्शन ने दोबारा देखो क्या बोला, अक्रूड इनकम इज़ शोन एज एसेट। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि बिजनेस ने इनकम अर्न कर ली है, फ्यूचर में कैश मिलने वाला है, इट इज़ रिसीवेबल सो इट विल बी योर एसेट। रीज़न बोल रहा है इट रिप्रेजेंट इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। सी एग्जैक्टली वही रीज़न है जिसकी वजह से एसेट बनती है, इसलिए रीज़न सही है, एजर्शन सही है, और ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नाउ 23 क्वेश्चन में पूछा है अ कंपनी इशूज़ 10,000 डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 110, कितना कैश रिसीव होगा? देखो सबसे पहले फेस वैल्यू अज्यूम करो। डिबेंचर नॉर्मली 100 रुपये के ही होते हैं, अगर वैल्यू मेंशन ना हो तो। अब कितने डिबेंचर हैं आपके पास, ये देखो 10,000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो टोटल फेस वैल्यू के टोटल कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? 10,000 डिबेंचर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 10 लाख। अब इशू प्राइस देखो, इशू इन लोगों ने बोला है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख होता है। पर ध्यान ये दो कि आपका प्रीमियम पर डिबेंचर कितना है? 10 रुपये है ना, 10% का प्रीमियम है। सो इशू प्राइस पर डिबेंचर जो है, इशू प्राइस पर डिबेंचर कितना होगा? 110 रुपये का। कैश रिसीव कितना होएगा आपको? 10,000 इंटू, मैं आपको लिख के बताती हूँ, 10 लाख आपके पास पहले आ गया टोटल डिबेंचर्स, फिर उसके ऊपर प्रीमियम कितना आ गया? 1 लाख। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी आपका? 10,10,000। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा बना हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। ये आपको एजर्शन दिया है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप का कोर कंसेप्ट है। रिवैल्यूएशन लॉस का मतलब एसेट की वैल्यू कम हुई, लायबिलिटीज़ बढ़ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज़ ट्रांसफर टू वेयर? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन का पर्पस ही यही है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना, न्यू पार्टनर्स को फेयर पोजीशन में लाना। अब रीज़न देखते हैं, ये बोल रहे हैं इट इज़ अ कैपिटल लॉस। यस, रिवैल्यूएशन लॉस बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसलिए P&L में नहीं जाता, पार्टनर्स के कैपिटल में जाता है। सो आपका रीज़न एजर्शन को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ 25, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हमें पता है, एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है और बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स तक रहेगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है मशीनरी परचेज्ड फॉर प्रोडक्शन। सो ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन, सो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो सही आंसर आपका यही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ 26th क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं एजर्शन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर रिड्यूसेस प्रॉफिट। सो देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या है? ये आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, डेटर को कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। प्रोविजन बनाने का इफेक्ट क्या होगा कि एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। रीज़न बोला है इट इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो यस, ये नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, सेल से रिलेटेड है और कलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंस इज इक्वल्स टू
प्रॉफिट रिड्यूस। रीज़न एजर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 27 में आपको पूछ रहे हैं अ कंपनी पेड 1 लाख एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है आपने। देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमें पता है कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं और परमानेंट एसेट भी नहीं होती है ये, तो इसलिए इसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, फॉरएवर एसेट भी नहीं बना सकते। अकाउंटिंग प्रैक्टिस इसकी ये है कि ग्रेजुअली से राइट ऑफ करेंगे, जैसे मान लो 4-5 साल के लिए, तो इमीडिएटली P&L से डिस्टॉर्ट हो जाता है ये, इसलिए स्प्रेडिंग कंसेप्ट अप्लाई होता है इसमें। तो सही आंसर क्या रहेगा आपके पास? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट ऑफ ओवर 5 ईयर्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एजर्शन दिया है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मे और मे नॉट रिजल्ट इन द कैश आउटफ्लो। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो अब हमें पता लग चुका है, अनसर्टेनिटी है ना। तो अब कैश तभी जाएगा जब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट अकर करे, है ना। अब रीज़न क्या दिया है? इट डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। अब रीज़न भी एग्जैक्टली यही बोल रहा है कि ये फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि वो आपकी लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी। सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इनकी एक्सप्लेनेशन भी सही है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 29 क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं अ फर्म रिडीम 10% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख एट 105, लॉस ऑन रिडम्पशन इज ट्रीटेड एज व्हाट। देखो डिबेंचर कैपिटल लायबिलिटी होते हैं, आपने कितने पे रिडीम किया इसको? 105 रुपये में। फेस वैल्यू कितनी थी इसकी? 1 लाख रुपए की। पे कितना करोगे अब आप? पे करोगे 1,05,000। तो 5,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो क्या है? आपका लॉस। अब ये कैसा लॉस है? ये है कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है आपका। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल लॉस। नाउ लास्ट इज 30th क्वेश्चन, इसमें आपको एजर्शन दिया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एसेट इनडेफिनेटली। देखो एसेट तो वो होता है जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, परमानेंट या लॉन्ग टर्म हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फॉर्मेशन के टाइम होते हैं, रिपीटेड बेनिफिट नहीं देते, इसलिए इनडेफिनेटली एसेट नहीं बना सकते, ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं हम इसको। रीज़न बोल रहे हैं दे डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट बेनिफिट, बिल्कुल ये भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। सो स्टेटमेंट्स आपके दोनों सही है और ये इनको एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, till then we will meet in a new video with a new topic. Take care and happy learning.